जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो आइए प्यारे बच्चे, आज हम वर्ग 8 न्यू एनसीईआरटी का बुक है बाबू साइंस, यानी इसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु हैं। इसका आज हम लोग बाबू थ्योरी भी पढ़ेंगे और पाठ के जो प्रश्न और उत्तर होगा उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं बाबू। पहला प्रश्न आ गया है, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन ए है 4 वर्ग, ऑप्शन बी है 3 वर्ग, ऑप्शन डी है 2 वर्ग, ऑप्शन डी है 1 वर्ग। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 वर्गों में बांटा गया है। बाबू ये आपका थ्योरी का प्रश्न है, ये आपका क्या है? थ्योरी का प्रश्न है। ठीक, आगे पाठ का भी प्रश्न किया जाएगा, पहले थ्योरी हम कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, कहता है दूध से दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। दूध से दही में कौन सा ऐसा जीवाणु है जो परिवर्तित कर देता है? क्या वह प्रोटोजोआ है, क्या लैक्टोबैसिलस है, क्या कवक है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध दही में परिवर्तित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बाबू आ गया है, कहता है चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए में वाष्पीकरण कहलाती है, ऑप्शन बी है द्रवीकरण कहलाती है, ऑप्शन सी है किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लुई पास्चर, क्या है ये? लुई पास्चर साइंटिस्ट है, इन्होंने किण्वन की खोज कब किया था? किण्वन या फर्मेंटेशन की खोज कब किया था? आपका ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1857 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1860 ईस्वी में। जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1857 ईस्वी में किए थे, 1857 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है बाबू, कहता है पेनिसिलियन पेनिसिलियन नामक टीके की खोज किसने किया था? पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक है बाबू, इसका खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन बी है लुई पास्चर ने किया था, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर ने किया था, या ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन मेरे प्यारे भाई हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक की खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, कहता है बाबू चेचक के टीके की खोज कब और किसने किया था? कब और किसने किया था? इसका ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने 1798 ईस्वी में किया था, ऑप्शन बी है लुई पास्चर ने 1798 ईस्वी में किया था, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में किया था, या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1798 ईस्वी में किया था। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक नामक टीके की खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहता है कौन सा मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है? डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? आपका ऑप्शन ए है मादा एनाफिलीज है, ऑप्शन बी है मादा एडिस है, ऑप्शन सी है दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मादा एडिस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न कहता है किसने और कब
बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किया था? कौन सा वैज्ञानिक है बाबू और कब खोज किए थे बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की? आपका ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर ने 1876 ईस्वी में। ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1876 ईस्वी में। ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में किया था इसका खोज। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर आ गया है। कहता है जीवाणु द्वारा मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है एंथ्रेक्स है। ऑप्शन बी है हैजा है। ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है ये बाबू मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक बीमारी है। किस कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू? जीवाणु के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है बाबू। कहता है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है कितना प्रतिशत है बाबू? ऑप्शन ए है 68%। ऑप्शन बी है 78%। ऑप्शन सी है 88% या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 78%। किसी किसी किताब में 79% भी लिख दिया जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू ये देखिए आपका किताब का फोटो आ चुका है। कक्षा 8 है, विज्ञान है, अध्याय 2 है। यहाँ देख लीजिए सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अभ्यास के प्रश्न और उत्तर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अभी हमने थ्योरी खत्म कर लिए हैं। ठीक, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। आपके किताब का प्रश्न है बाबू। कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को क्या करना है? पूर्ति करना है, भरना है। तो पहला प्रश्न है क नंबर, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ हम भर दिए बाबू यंत्र की सहायता से। ठीक, दूसरा है बाबू नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर लिखे बाबू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक ना, जिससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तीसरा है बाबू अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। घ नंबर प्रश्न है हैजा जो बाबू किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। समझ गए ना, हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। तो पाठ का पहला प्रश्न हमने खत्म कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। ठीक ना, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है। चलिए तो पहला प्रश्न क नंबर कह रहा है ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग निम्न में किसके उत्पादन में होता है? आपका ऑप्शन ए है बाबू चीनी। ऑप्शन बी है अल्कोहल। ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी बोला जाए या 2 नंबर बोला जाए बाबू, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या ख आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कहता है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। आपका ऑप्शन 1 नंबर में है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन 2 में है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन 3 में है अल्कोहल। ऑप्शन 4 में है ईस्ट। जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ग लेते हैं। कहता है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। चलिए आपका ऑप्शन 1 में है मादा एनाफिलीज मच्छर है। ऑप्शन बी में कॉकरोच है। ऑप्शन सी में घरेलू मक्खी है। ऑप्शन 4 में तितली दिया गया है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन संख्या फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न घ नंबर कहता है संचरणीय रोग का सबसे प्रमुख कारक क्या है? संचरणीय रोग का सबसे प्रमुख कारक
क्या है आपका? ऑप्शन ए है चींटी है, ऑप्शन बी है ड्रैगन मक्खी है, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी है, ऑप्शन डी या 4 बोलिए मकड़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा, ड्रैगन मक्खी है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। कहता है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? ब्रेड और इडली फूलने का कारण क्या है बताना है बाबू। ऑप्शन 1 में है उष्णता, ऑप्शन 2 में है पीसना, ऑप्शन 3 में है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ऑप्शन 4 में है माढ़ने के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न ये रहा, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम क्या है? थ्योरी में भी पढ़ा है बाबू, किण्वन है। क्या है? किण्वन। इसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहते हैं इसी को हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से करना है। ठीक, आइए तो देखिए इसका हालांकि मिलान हम कर दिए शुरुआत में ही। जीवाणु किस में जाएगा बाबू? हैजा का कारक होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस का क्या काम है? दही को जमने में मदद करता है। ईस्ट का क्या काम है? ब्रेड की बेकिंग में काम आता है, ब्रेड को फूलने में मदद करता है। एक प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया का कारक है ये। और ये एक विषाणु क्या है? एड्स का कारक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एड्स का पूरा नाम लिखिएगा, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कहता क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। आंसर लिखे हैं, सूक्ष्म जीव का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि उन्हें खुली आंखों से देखना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें जो है बाबू 1 मिलीमीटर के करीब 10वें भाग के आकार के वस्तुओं को ही देख सकती है। अतः सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, माइक्रोस्कोप। इसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, सूक्ष्म जीव वस्तुओं को देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ये रहा है बाबू आपको स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? आपके थ्योरी में भी हम पढ़ा दिए हैं। सूक्ष्म जीव के मुख्य 4 वर्ग हैं बाबू, जो निम्नलिखित है, देख लीजिए। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। इसके अतिरिक्त देख लीजिए कवक या फंगी बोल सकते हैं, वायरस या विषाणु बोल सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी सूक्ष्म जीव के प्रकार हैं। लेकिन मुख्य रूप से 4 ठो ही सूक्ष्म जीव का वर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न कहता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है। क्या क्या है बाबू? देख लीजिए, राइजोबियम जीवाणु है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु है, नीले हरे शैवाल है। ये सभी क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 को पंक्ति लिखना है। कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं? तो इसका आंसर लिखे हैं, जीवाणु का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है यह किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट होता है यह अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। चौथा है ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी सहायक होते हैं। 5वां है बाबू पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। 6ठा है जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। 7वां है ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। 8वां है टीकाकरण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 9वां है अचार, पनीर, अत्था
अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। और 10 नंबर है बाबू, ये पेड़ पौधे को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को हमने आंसर कर लिए हैं। 10 पंक्ति में बोला गया था देने के लिए, हम लोग 10 पंक्ति में इसका आंसर दे दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है बाबू कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो इसका आंसर लिखें। सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानियां निम्नलिखित हैं। पहला हानि बाबू, कुछ जीवाणु पौधे एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, कुछ कवक दाद खाद खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। चौथा है, कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। 5वां है बाबू, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। और 6 नंबर में लिखे हैं, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं। इस प्रकार से हमने प्रश्न 8 का आंसर कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है बाबू। कहता प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर लिखे हैं बाबू, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनके वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। ठीक, जैसे में स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सभी क्या है? प्रतिजैविक के कार्य करते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर लिखें पैराग्राफ चेंज करके। प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयां उतनी असरदार नहीं होगी। ठीक ना, सही से काम नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से बाबू आपका अध्याय 2 जो है क्लास 8वां का समाप्त हो चुका है। ठीक ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।